नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का सागर में। मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आज सोशल स्टडी की। तो क्लास 10th में जो आज 20 तारीख को पेपर होने वाला है हमारा एसएसटी का, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन रेडी करने हैं? 25 क्वेश्चन ही रेडी करने हैं, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही आपको डिस्क्रिप्टिव में आपको मिल जाएंगे। तो केवल 25 क्वेश्चन ही रेडी करने हैं। तो देखेंगे यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखेंगे कि कौन कौन से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आने वाले हैं, और यहीं से ही पेपर आपका यहाँ पे बन जाएगा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना कर रखा है। हमारी पीडीएफ जो है हमारी हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो सभी लोग फटाफट क्या करते रहे, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि सभी को सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। तो हम देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस और फिर उनको हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पर आंसर नहीं दिए हैं, आंसर आपको अपने मन से छांट कर लिखने हैं। तो इस वजह से हमने आपको क्या किया है, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है। तो जैसा कि हिंदी के पेपर में हमारे यूट्यूब चैनल से 70 आउट ऑफ 48 मार्क्स का पेपर आया था, वहीं आपको मिलेगा एसएसटी के पेपर में भी आपको 70 आउट ऑफ 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर हम जल्द ही आपके लिए क्लास लेकर आएंगे आपकी मैपिंग के लिए भी, जिसमें आपको 10 आउट ऑफ 10 आपको मैपिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब देखिए, व्हेन एंड हाउ वाज जर्मनी यूनिफाइड, ब्रीफ नोट ऑन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टेक प्लेस। तो देखिए इसका मतलब है टोटल आपसे क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दिख जाए कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो आपको पूरी तरह से वही क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है। अब हिंदी में भी इसी तरह से क्वेश्चन कई बार दे रखा है, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, जर्मनी के एकीकरण की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एकीकरण कब और कैसे हुआ, एकीकरण की प्रक्रिया। इसका मतलब है आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिव पॉलिसी पॉलिटिक्स वेयर डिड गांधी जी लास्ट लीड सत्याग्रह मूवमेंट्स। आगे है, व्हाट वर द रीजन फॉर इनिशिएटिंग देम, एनालाइज द थ्री सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी, और फिर डिस्क्राइब एनी टू मेंशन एनी थ्री। यानी कि टोटल आपको किसके बारे में बताना है, सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में, सत्याग्रह आंदोलन के बारे में आपको यहाँ पे बात की जा रही है। तो सत्याग्रह आंदोलन से रिलेटेड आपको जो कुछ भी आता है आपको यहाँ पर उसके आंसर में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे कौन सा आएगा आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्क्राइब महात्मा गांधी साल्ट मार्च। Why was salt satyagraha started? Why did Mahatma Gandhi base his movement on salt in 1930? When was civil disobedience movement launched? Mention any three major reasons. Or what do you understand by salt satyagraha? Do you understand the civil disobedience movement and meaning of civil disobedience movement and why it was launched? देखिए, तो यहाँ से टोटली क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है, हमारा साल्ट मार्च के बारे में पूछा जा रहा है। तो साल्ट मार्च के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कोई मिलता है तो आपका आंसर इसी में से ही आपको लिखना है। अब ये हमारे हिंदी के क्वेश्चन हो गए, महात्मा गांधी की नमक यात्रा, नमक सत्याग्रह, महात्मा नमक आंदोलन का आधार नमक को क्यों बनाया। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे हिंदी में। इंग्लिश में देखेंगे, अब ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या कह रहा है, what were the factors that contributed to growth of the feeling of nationalism in India? Three reasons for rise of national, यानी कि देखिए rise of nationalism, फिर rise of nationalism, rise of nationalism and feeling of nationalism collective belonging to a rise in India। यानी कि टोटल आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो राइज ऑफ नेशनलिज्म से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है राइज ऑफ नेशनलिज्म से, वो कोई कुछ भी पूछे, आपको आंसर क्या लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग ही लिखना है, राइज ऑफ नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग ही लिखना है। चलिए सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें, जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पेपर आपको यहीं से ही मिलने वाला है, हमारे ही यूट्यूब चैनल से। ठीक है, ये हमारा हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, तो सेम है, हमने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका पेपर में आने वाला है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको चाहे घोर के पी लेना, चाहे चटनी बना के चाट लेना, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलने वाला है। देखिए, गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मेजर रीजन, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड एंड फंक्शन ऑफ द एगिटेटर्स, मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, व्हाट वर इट्स रीजन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेंशन एनी 3 रीजन, व्हाट वर मेन रीजन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यानी कि टोटल आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, आपको आंसर वही लिखना है, यानी कि असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्या था, इसके कारण क्या थे, 3 कारण लग बताइए, 5 कारण बताइए, मुख्य कारण बताइए, नेताओं के नाम बताइए। यानी कि टोटल आपको किसमें करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आपको लिखना है। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, राइट ए से ऑन सत्याग्रह, एड ऑन सत्याग्रह। ठीक है, ऑन महात्मा गांधी, इवेल्युएट गांधी's contribution to Indian freedom struggle, write a short essay on quit India movement, why did महात्मा गांधी यूज सत्याग्रह। तो यानी कि टोटल आपको किस पे लिखना है, सत्याग्रह पे। किस पे लिखना है, सत्याग्रह पे। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये कब आया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था। तो इसी के तहत भारत को आजादी मिली थी। वायलेंस एंड नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, गिव एनी टू एग्जांपल। इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि भारत में महामंदी, भारत में महामंदी की बात कर रहा है। अब भारत में महामंदी की अगर बात करेगा 1929 इन इंडिया, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, अब महात्मा गांधी इसके, देखिए इसमें महामंदी, महामंदी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि क्या भारत पर इसका प्रभाव पड़ा, इफेक्ट ऑन डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ग्लोबल डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये पूरी तरह से इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन इंडिया। देखिए, तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, यानी कि किसे, ग्रेट डिप्रेशन से, इंडियन इकोनॉमी से, तो आपको यह है इसी तरह से क्वेश्चन इसका लिखना है। ठीक है, दूसरा है, देखिए हिंदी में देखिए क्या ले रखा है, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, वैश्विक आर्थिक महामंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। मतलब कुल मिलाकर आपको किससे रिलेटेड मिलेगा क्वेश्चन, भारत में आई आर्थिक महामंदी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा देखिए, अगर पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में आर्थिक महामंदी 1929 में आई थी। ठीक है, और भारत में जो महामंदी आई थी वो 1932 टू 33 में आई थी। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है पूरा, और बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं 1929 ही लगा देते हैं, तो ये गलत चीज है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड प्रिंट कल्चर कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इन इंडिया। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 से है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ड से है, तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन उससे कंपलसरी आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा ज्योग्राफी से है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सॉइल इरोजन। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, राइट एनी टू ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, what do you understand by soil, suggest any 4 measure to prevent it, what is meant by land। यानी कि टोटल आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किससे, लैंड डिग्रेडेशन से आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। हाँ, ये हिंदी में भी क्वेश्चंस हमने आपको लिख कर दे दिए हैं, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा जा रहा है, what do you understand by soil, describe the major types of soil are found in India, or classify the soils of Indian detail, describe any 3 types। यानी कि टोटल आपसे क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है, टाइप्स ऑफ सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ सॉइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें आपको इसका आंसर यही होगा, एक ही आंसर ही लिखा जाएगा। क्वेश्चन पूछने के तरीके देखिए कितने बार बदला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एक ही है, उसका आंसर क्या है, एक ही होगा। ठीक, तो ये रहा हिंदी में
हिंदी में क्वेश्चन। मृदा से आप क्या समझते हैं? भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत की मृदाओं को विस्तार से वर्गीकरण कीजिए। भारत में पाई जाने वाली तीन प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। एक संसाधन के रूप में मृदा के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किसी दो प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। ठीक, चलिए तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब द सुटेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ राइस पैडी कल्टीवेशन। मतलब धान के लिए, पैडी जो हमारा होता है, धान की खेती के लिए आपको क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन आपको बतानी है। मेंशन 3 ज्योग्राफिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर राइस कल्टीवेशन। एनालाइज द सुटेबल ज्योग्राफिकल, यानी कि पूरी तरह से आपको क्या बताना है? ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक परिस्थितियां क्या क्या होनी चाहिए। अब इसमें आपको कैसे लिखना है कि भाई पानी कितना चाहिए होता है, ठीक है, वर्षा वर्षा कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सॉइल कौन सी होनी चाहिए, इसके बाद में हमारा रीजन कौन सा, भारत में ये कहाँ कहाँ पर पैदा होता है, ठीक। तो ये आपको इसमें लिखना होता है। चलिए तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 12 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई हैज थ्री बीन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर। मेंशन 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्री, यानी कि पूरी तरह से प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्री यानी कि पूरी तरह से आपसे क्वेश्चन किसके बारे में पूरा पूछ रहा है? प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। भारतीय कृषि में खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति क्यों देखी जा रही है? प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन, इसका आंसर आपका एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। सोलर एनर्जी ब्राइट इन इंडिया। एनर्जी इन इंडिया ब्राइट। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी इन इंडिया इज वेरी ब्राइट फॉर द फॉलोइंग रीजन। आपको ये आंसर लिखना है, यानी कि पूरी तरह से क्वेश्चन किस पे डिपेंड है? सोलर एनर्जी, ठीक है, पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? जैसे एक्सप्लेन इन डिटेल, explain in detail the non-conventional source of energy. Describe four non-conventional sources of energy in detail. पूरी तरह से देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे यहाँ पे ये क्वेश्चन बेस है, यानी कि अगर कहीं पर भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको किसके बारे में लिखना है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में लिखना है। ठीक, तो ये रहा हमारा हिंदी का क्वेश्चन। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ले लें फटाफट जल्दी जल्दी, फिर हम शुरू करते हैं। देखिए हम यहाँ पर समय नहीं दे सकते हैं, आप लोग देखिए नोट करें क्वेश्चन जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला है हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। फिर अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, फिर पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंड द बाय एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मतलब पूरी तरह से आपको आंसर किसमें लिखना है? पॉल्यूशन के बारे में लिखना है, और खास तौर पे एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में लिखना? एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में आपको क्वेश्चन लिखना है। तो इस तरह से ये आप रेडी कर लें। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिंदी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो फिर क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा जा रहेगा? इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द 1992 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। Decentralization with previous have been made in the Indian Constitution mention any for basic idea behind political यानी कि पूरी तरह से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किसके बारे में है? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। चलिए तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट 1992 एम्पावर द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बेसिक ऑफ बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। तो इस तरह से अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह आंसर लिखना है। इसका आंसर एक ही होगा। अब देखते हैं, ये हिंदी में है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल, यानी कि पूरी तरह से जो क्वेश्चन डिपेंड है वो किस पे? फेडरलिज्म पे डिपेंड है। ठीक है, तो फेडरलिज्म पे जब क्वेश्चन डिपेंड है तो आपको इसके बारे में पूरा आंसर लिखना है। अब फेडरलिज्म से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर वही लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। डिस्क्राइब द वेरियस रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज?
describe their various roles in a democracy, highlight the need for political parties in a democratic country. What do you understand by political parties? अब देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे ये क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, बट फिर भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यानी फंक्शंस है, मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बस आपको रेडी करके जरूर जाना है, क्योंकि वहां पर कौन सा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इन्हीं 25 क्वेश्चंस में ही आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हिंदी में हमने दे रखा हुआ है, तो जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हाउ डज डेमोक्रेसी फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एनी एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कंसिडर अ रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट फ्रॉम गवर्नेंस। यानी कि पूरी तरह से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और यहाँ पे आपको उसी का ही आंसर लिखना होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है ये, और इसका आंसर भी देखिए, इसके आंसर हमने नहीं दिया लेकिन हिंदी में हमने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट द नेम्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स, what are the main reason for the growing importance of tertiary sector in India in recent years? अब देखिए, write three reasons of increasing importance of the tertiary sectors in India. How the tertiary sector different from other sector, explain. Understand by the secondary sector of economy, explain the examples और what is meant by economic sector। यानी कि ये टोटल जो है क्वेश्चन आपसे किससे पूछा जा रहा है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये चैप्टर कौन सा है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, चैप्टर सेकंड है शायद आपका, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मतलब आपको तीनों सेक्टर्स वहाँ पे आपको दिखाने हैं, आंसर आपको लिखना है, ठीक। चलिए तो देखेंगे, ये हिंदी में हमने सारे क्वेश्चन दे दिए, जो ऊपर इंग्लिश में लिखा है वही हमने आपको हिंदी में यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट एंड एसे ऑन कंज्यूमर राइट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स आर देयर इन टोटल, फिर ब्रीफ वन नोट ऑन कंज्यूमर राइट्स, कमेंट ऑन कंज्यूमर। तो इस तरह से नहीं कि टोटल जो है डिपेंड आया आपका क्वेश्चन किस पे, कंज्यूमर राइट्स पे डिपेंड है। तो जो कंज्यूमर राइट्स पे जो क्वेश्चन डिपेंड है, आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है बट आंसर आपको वही लिखना है। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन हो गया, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या, उपभोक्ता अधिकारों पर एक निबंध, उपभोक्ता अधिकारों से आप क्या समझते हैं, कुल कितने उपभोक्ता अधिकार हैं, सभी अधिकारों के नाम बताइए, उपभोक्ता अधिकारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उपभोक्ता अधिकारों पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है, हाउ आर द कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, हाईलाइट द नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। यानी कि पूरी तरह से रीजन फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, और फिर मेजर फॉर प्रमोटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस विद कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड इन मार्केट, ठीक है। फिर कंज्यूमर एक्सपेक्ट, तो यानी कि पूरी तरह से उपभोक्ता शोषण पर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इस तरह से ये हमारा हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, उपभोक्ता शोषण, उपभोक्ता जागरूकता, शोषण के कोई 4 कारण, बढ़ावा देने के कोई 4 उपाय, 3 तरीकों के। तो इस तरह से अगर आपको कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर, इससे हमारा कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसका आंसर सिविल लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि ये पेपर में जरूर आपको मिलने वाला है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट हैव मेड ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल, how has the technology acted as a catalyst in the process of globalization, explain with examples, in what ways has technology promoted the process of globalization, explain with examples। तो इसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये हिंदी में हमने आपको दे दिया है ऑलरेडी, तो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी जल्दी लेते रहो भाई फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है, compare the employment condition in the organized and unorganized sector
एक क्वेश्चन इससे जरूर बनता है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यानी कि टोटल ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, एक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स पे ये डिपेंड है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा, वहां पर आपको इसी से रिलेटेड आंसर लिखना है। ठीक है, संगठित असंगठित क्षेत्र, संगठित बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, फिर श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, अंतर बताइए, विधियों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन क्वेश्चन वही रहता है, आपको आंसर वही लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में मिलने वाला है। देखिए, फॉरेन ट्रेड हैज बीन हेल्पफुल इन इंटीग्रेशन टू मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, हाउ डज फॉरेन ट्रेड हेल्प इन integrated the market of different countries, explain briefly, what do you understand by foreign। यानी कि टोटल इससे इससे पूछा जा रहा है आपका फॉरेन ट्रेड से पूछा जा रहा है। ठीक है, किससे पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेड से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। फॉरेन ट्रेड से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, आपको यही पे लिखना है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हाँ क्वेश्चन नंबर 26 एक और देख लीजिए, बाकी इसके बाद में क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। 26 में क्या दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इवैल्यूएट, डिस्क्राइब, व्हाट इज द वर्ड डिस्क्राइबिंग इट टू। इस तरह से अगर आपका ये आता है वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर है आपको वही लिखना है। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे फिर से कंटिन्यू करेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल्द आपकी ऑब्जेक्टिव की सीरीज भी अभी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वन पे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले सभी लोग वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट वन पे थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।